वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2018 में रिलीज हुई एक बंगाली मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है फ्लैट नंबर 609, जो एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर हमारा डायरेक्टर होता तो 0 निकाल ही देता। खैर, अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मूवी के दरमियान में कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आते हैं और क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक कपल को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है मुखर्जी, बंदी का नाम है शांति। मुखर्जी शांति को प्यार से टोनी कहकर बुलाते रहता है। फिलहाल ये दोनों पप्पू नाम के एक ब्रोकर के साथ मिलकर एक नए फ्लैट को देखने के लिए आते हैं, जो ऑलमोस्ट सिटी के बाहर ही होता है। यहाँ आने के बाद पप्पू मुखर्जी और शांति को इस घर की सैर करवाने लगता है, मतलब सारे रूम्स व्यूज को बताते रहता है। इसी दरमियान में शांति जब एक कमरे को ओपन करने की कोशिश करती है, वो कमरा बंद रहता है। शांति यही बात पप्पू से पूछती है। पप्पू बताने लगता है कि सर एक्चुअली इस रूम में इस फ्लैट के ओनर के कुछ सामान है, मतलब ये रूम एक स्टोर रूम जैसा है, चाबी उसी के पास है। आप इस रूम को छोड़ के बाकी सारे रूम्स को इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, फाइनली मुखर्जी और शांति को 609 फ्लैट बहुत पसंद आता है। इस पप्पू को एडवांस वगैरह दे देते हैं और नेक्स्ट वीक ही ये दोनों अपने नए घर को शिफ्ट करते हैं। घर में आने के बाद रात होने के बाद सेलिब्रेशंस वगैरह करने लगते हैं। इसी सेलिब्रेशन के दौरान जब ये दोनों रोमांटिकली बात कर रहे होते हैं, तभी दीवार से एक फोटो अचानक से नीचे गिर जाती है। उसका ग्लास टूट जाता है और उस वक्त कोई जोर से हवा भी नहीं होती। खैर, दूसरे दिन मुखर्जी अपने ऑफिस जाते हुए शांति से ये कहने लगता है कि टोनी, मैं वापस घर आने तक केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, मुझे एक नया बैंक अकाउंट ओपन करना है। शांति कहने लगती है, नए अकाउंट की क्या जरूरत है, मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है ना, उसमें ही ज्वाइन हो जाओ, जॉइंट अकाउंट हो जाएगा। मुखर्जी भी कहने लगता है, अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, बेस्ट आइडिया है, टाइम निकाल के हम बैंक चलते हैं। और इसी तरह आज हमारे घर एक काम वाली बाई आने वाली है, तुम उसे थोड़ा रिसीव कर लो। खैर, मुखर्जी जाने के बाद शांति के साथ कुछ अजीब से इंसिडेंट्स पेश आते हैं। जैसे जब शांति दीवार पर कील ठोक रही होती है, वो कील अपने आप दीवार से उखड़कर नीचे गिर जाती है। उसके बाद एक वाटर बॉटल अपने आप नीचे गिर जाता है। शांति ये कुछ चीजें ऑब्जर्व करके मुखर्जी को कॉल करके बताने लगती है। मुखर्जी कहने लगता है, अरे ये सब कुछ हवा की वजह से होगा, तुम छोटी छोटी बातों पर ऑब्जर्व क्यों कर रही हो, ये फिजूल की बातें सोचकर स्ट्रेस मत लिया करो। खैर, थोड़ी देर बाद काम वाली बाई शांति के घर आती है। शांति से कहने लगती है, मैडम इस घर में कोई भी काम करने के लिए नहीं आता, मैं भी आपके घर सुबह ही आऊंगी, सुबह सवेरे काम करके मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और अब फिलहाल तो शाम होने वाली है, मैं कल सुबह आपके घर आ जाऊंगी काम पे। ऐसा कहते हुए वो काम वाली इस फ्लैट को कुछ अजीब से देखती रहती है, वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शांति अपनी माँ को कॉल करती है। बातों ही बातों में ये कहने लगती है कि माँ, मैं अभी धीरे धीरे अपने पास को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पापा को मनवा लूंगी, आप एक बार मेरे फ्लैट को जरूर आना। मतलब शांति का फादर शांति की शादी से राजी नहीं होता। खैर, इसी बातों ही बातों में जब शांति अपने टीवी को ऑफ करती है, तभी उस टीवी में एक बच्चे की परछाई नजर आती है। जब शांति फौरन अपोजिट साइड में देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर शांति बहुत घबरा जाती है। खैर, उसी रात मुखर्जी दिल्ली जाने के लिए अपने सामान पैक कर रहा होता है। इसी दौरान मुखर्जी शांति से कहने लगता है कि शांति, मैंने अपने लैपटॉप को ऑफिस में ही भूल आया, क्या तुम प्लीज अपना लैपटॉप दोगी, मुझे कुछ ट्रांजैक्शंस करनी है। तो शांति उसी तरह से अपना लैपटॉप मुखर्जी को देती है। मुखर्जी अपने काम में बिजी होता है। शांति कहने लगती है कि तुम आजकल बहुत केयरलेस हो चुके हो, तुमने अभी तक हमारी शादी के फोटोग्राफ्स नहीं लाए। मुखर्जी कहने लगता है, अरे बाबा, ट्रिप से वापस आने के बाद मैं उसी काम में लग जाऊंगा। दूसरे दिन मुखर्जी अपने घर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। शांति मुखर्जी को टाटा बाय बाय बोलकर जब अपने फ्लैट में आ रही होती है, वॉचमैन शांति को रुकाकर उसे पूछने लगता है, मैडम क्या आपका फ्लैट अच्छा है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। खैर, उसी रात जब शांति अपने रूम में सो रही होती है, ऊपर वाले कमरे से एक बॉल बाउंस होते हुए नीचे आता है। शांति इस बॉल की आवाज को सुनती है। वो ऊपर वाले कमरे के पास जाती है। उस बंद कमरे में कुछ आवाजें आती रहती है और उसी तरह शांति ये देखती है कि उस बंद कमरे के अंदर लाइट ऑन है। शांति धीरे धीरे अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि उस रूम के अंदर ऐसी कौन सी आवाजें आ रही है, कौन है अंदर। तभी हम ये देखते हैं कि शांति के पीछे कोई बच्चा खड़ा है। थोड़ी देर बाद शांति को भी यही एहसास होता है कि इसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो पीछे पलट के देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शांति बहुत डर जाती है। फौरन वो अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है। खैर, दूसरे दिन शांति अपने बगल वाले फ्लैट में जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ा बूढ़ी होते हैं। बातों ही बातों में शांति इस आंटी से पूछने लगती है कि हमारे से पहले उस फ्लैट में कौन था। वो आंटी कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, फिलहाल अब तुम जाओ यहाँ से।
शांति जाने के बाद इस औरत का पति दूसरे कमरे से बाहर आता है और पूछने लगता है कि तुमने शांति को सच क्यों नहीं बताया कि उस घर में कौन थे पहले। लेकिन यह आंटी कुछ भी जवाब नहीं देती। उसके बाद शांति अपनी एक फ्रेंड अनन्या से जा मिलती है और घर में जो कुछ हुआ उसके बारे में बता देती है। अनन्या कहने लगती है कि तुम इसको इतना सीरियसली मत लो, तुमने उस रूम को तो ओपन नहीं किया ना, और तुमने उनका क्या बिगाड़ा। उस घर में जो कोई भी है तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। पहले ही तुम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हो, ये फिजूल की बातें सोचकर और स्ट्रेस मत लो। इस तरह से अनन्या शांति को दिलासा दिलाने लगती है। जब शांति वापस अपने घर आती है तो इसके घर के सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं और इसी तरह ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें भी आती रहती है। शांति बेचारी डर के उस आंटी के पास जाती है, इस आंटी को सब कुछ बताने लगती है। वो आंटी शांति से कहने लगती है कि बेटा उस घर में जिस किसी की भी आत्मा है तुमसे कुछ कहना चाहती है, डरो मत, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। बेटा मुझे सही तरह से नजर नहीं आता, लेकिन मुझे भी कुछ चीजें उस फ्लैट में नजर आई थी। इसी बातों ही बातों में उस आंटी का हस्बैंड वहाँ पर आता है। शांति से कहने लगता है कि बेटा इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। वहीं दूसरी तरफ शांति के पेरेंट्स अपने जान पहचान के एक पुलिस वाले को अपने घर बुलाते हैं। शांति का फादर इस पुलिस वाले से कहने लगता है कि शांति इस बात को लेकर डर रही है कि उसके घर में कोई है, किसी की आत्मा है। पुलिस वाला कहने लगता है आप घबराइए मत, मैं उस ब्रोकर से बात करके सच का पता कर लूंगा। दूसरे दिन वो पुलिस वाला पप्पू को अपने ऑफिस बुलाता है, उस फ्लैट के बारे में पूछने लगता है। पप्पू ने इस पुलिस वाले को उस फ्लैट के बारे में क्या कहा ये हमको एंड में पता चलेगा। खैर रात होने के बाद शांति मुखर्जी से फोन में बात करती रहती है। मुखर्जी कहने लगता है कि शांति तुमने अपने पापा को क्यों बोला, उस घर में किसी की भी आत्मा नहीं है, तुम घबराओ मत, ये बस तुम्हारा वहम है, कल सुबह तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा। शांति कहने लगती है पता नहीं ये रात कैसे गुजरेगी। इस तरह से जब शांति फोन में बात कर रही होती है, सीढ़ियों से एक छोटा बच्चा शांति को देखते रहता है। जब शांति उस तरफ पलटती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। खैर थोड़ी देर बाद उस ऊपर वाले कमरे से शांति को कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। शांति धीरे धीरे उस कमरे के पास जाती है, लेकिन ऑफकोर्स वो कमरा लॉक में रहता है। जब शांति वहाँ से लौट के जा रही होती है, अचानक से वो दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है। जब शांति उस कमरे में जाती है, उस कमरे में काफी सारे बच्चों के सामान होते हैं, मतलब खिलौने समथिंग। शांति उस कमरे में जाकर वहाँ की हर एक चीज को देखती रहती है। तभी देखते ही देखते उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी कोशिश करने के बाद शांति उस कमरे का दरवाजा ओपन कर ही लेती है। उसके बाद शांति दोबारा अपने बगल वाले फ्लैट पे जाती है। उस वक्त वो अंकल जगह रहता है। अंकल कहने लगता है कि वो फ्लैट एक्चुअली मेरी बेटी का है। उस फ्लैट को लेकर काफी सारे रूमर्स है, इसीलिए हमने उस फ्लैट को किसी को भी रेंट पे ना देते हुए उसको बंद करके रखा। लेकिन पप्पू ने जबरदस्ती किया कि ये फ्लैट वो किसी को रेंट पे देगा, थोड़े बहुत पैसे वैसे आएंगे। सो हमने भी मान लिया। मेरे दामाद ने ही मेरी बेटी मेरे पोते को मार दिया। इस तरह से कहते हुए वो अंकुल अफसोस करने लगता है। उसके बाद जब शांति अपने घर जाती है, मुखर्जी शांति को कॉल करके ये बताता है कि ये घर आने वाला है, थोड़ी देर बाद इसकी फ्लाइट लैंड होने वाली है। जब शांति सो रही होती है, मुखर्जी घर वापस आ जाता है, शांति के बगल में सो जाता है बिना शांति को जगाए। शांति सोचने लगती है कि शायद फ्लाइट जल्दी आ गई। तभी मुखर्जी शांति को कॉल करता है और ये बताने लगता है मैं ऑन दी वे हूँ, उठ के दरवाजा ओपन करो। ये सुनने के बाद शांति शॉक में रह जाती है। अपने बगल से जब चादर को हटाती है तो इसके बगल में कोई भी नहीं होता। खैर सुबह होने के बाद शांति यही सारी बातें मुखर्जी को बताती है। मुखर्जी कहने लगता है कि तुम अभी भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, मैंने कहा ना फिजूल की बातें सोचना बंद करो। दुखी होते हुए शांति कहने लगती है कि मैं अब माँ नहीं बन सकती, मेरा पहला जो बच्चा था वो भी मर गया, मेरा पहला वाला हस्बैंड मुझको ना समझते हुए मुझको छोड़ के चला गया। मैंने तुमसे यही सोच के शादी की कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, मेरा पास्ट मुझे सता रहा है। मतलब यहाँ पर शांति ने मुखर्जी से दूसरी शादी की। खर्च के बाद मुखर्जी और शांति ये दोनों बैंक जाकर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं। रात होने के बाद जब ये दोनों सो रहे होते हैं, शांति को दोबारा ऊपर वाले कमरे में कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। शांति जब उस रूम में जाती है तो वहाँ के एक बुक में कुछ नए डायग्राम्स होते हैं। मतलब कल जब शांति इस रूम में आई थी, ये डायग्राम्स इस बुक में मौजूद नहीं थे, लेकिन आज कुछ नए हैं। और इसी तरह इस रूम में इधर उधर रन बोल के लिखा होता है। ये देखकर शांति बहुत घबरा जाती है, फौरन उस कमरे से बाहर आती है। मुखर्जी तभी शांति को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है। शांति को घबराया हुआ देखकर मुखर्जी शांति को दिलासा दिलाने लगता है
दूसरे दिन मुखर्जी दोबारा ऑफिस के काम से बाहर जाने लगता है। जाते जाते शांति से कहने लगता है, जब मैं वापस आऊंगा हम दूसरे घर को शिफ्ट कर लेंगे। इस तरफ ये पुलिस वाला अपने सुपीरियर को कॉल करके ये बताने लगता है, सर मैं अपने फ्रेंड की बेटी का केस लेके बैठा हूँ। इस केस में मुझे काफी सारे नई चीजें पता चल रही है। इस तरफ शांति एक फैमिली का पता करके उस फैमिली के पास जाने लगती है जो इनसे पहले इस फ्लैट में रहा करते थे। शांति इस औरत के पास आकर फ्लैट नंबर 609 के बारे में पूछने लगती है। ये बंदी कहने लगती है, हमेशा से मुझे ये एहसास होता था कि उस घर में कोई है। जब जब उस फ्लैट के लाइट्स अपने आप फ्लिकरिंग होते रहते थे। कुछ दिनों बाद मेरे 7 साल का बच्चा उस घर के एक अनजान बच्चे से खेलने लगा जो मुझे कभी दिखा ही नहीं। मुझे बहुत डर लगा, इसीलिए हमने उस फ्लैट को छोड़ दिया। उसके बाद शांति इसी के बारे में सोचते हुए अपने घर आती है। लिफ्ट के सहारे से जब अपने फ्लैट जा रही होती है, बीच रास्ते में ये लिफ्ट रुक जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, लाइट्स फ्लिकरिंग होते रहते हैं। इसी फ्लिकरिंग के दौरान हम ये देखते हैं कि शांति के पीछे कोई बच्चा खड़ा है। धीरे धीरे वो बच्चा शांति को टच करता है, उसे बुलाने की कोशिश करता है। जब शांति को ये एहसास होता है, शांति चीखने चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद पावर अपने आप आ जाता है। घर आने के बाद जब शांति से सो रही होती है, तभी एक टेबल के ड्रॉयर से कुछ पेपर्स अपने आप निकल के घर में बिखर जाते हैं। शांति ये चीज ऑब्जर्व करके हॉल में आती है, उन पेपर्स को पढ़ने लगती है। उसके बाद दोबारा उस लॉक्ड रूम में जाती है। शांति कहने लगती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझसे कहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उस बच्चे की आत्मा शांति को कुछ बताती है। वो क्या बताता है एंड में जाके पता चलेगा। खैर दूसरे दिन मुखर्जी वापस अपने घर आता है और जब वो शांति के पास जाता है, शांति मुखर्जी से कुछ भी नहीं बात करती। वो चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती है। जब मुखर्जी शांति को छूता है, शांति कुछ अजीब से बिहेव करने लगती है। मुखर्जी को कुछ अजीब तरह से देखने लगती है। इसकी यह हालत देखकर मुखर्जी शांति को हॉस्पिटल ले जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। डॉक्टर मुखर्जी से कहने लगता है कि शांति मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, उसे ठीक होने में तकरीबन 6 महीने लग सकते हैं या तो फिर साल भी लग सकता है। तभी हम ऑडियंस के सामने एक जबरदस्त ट्विस्ट रिवील होता है। आपको पता है ना, वो पुलिस ऑफिसर शांति के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पुलिस ऑफिसर मुखर्जी के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया था। पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि मुखर्जी जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं। इसने अब तक 3 लड़कियों से शादी की, उन तीनों को डिवोर्स दे दिया या छोड़ दिया उनकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। अब दोबारा मुखर्जी शांति से शादी की इसकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। हर बार ये नया नाम लेकर लड़कियों से मिलता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि मुखर्जी के साथ साथ अनन्या भी इसके प्लान में शामिल होती है। इसीलिए मुखर्जी जानबूझ के शांति का लैपटॉप यूज किया उसका पासवर्ड जानने के लिए, उसके बैंक अकाउंट का पासवर्ड जानने के लिए। और इसी तरह शांति के बैंक अकाउंट में ये खुद जॉइंट अकाउंट ओपन किया। मुखर्जी का यही प्लान होता है कि शांति जितना जल्दी पागल हो इसके लिए इतना फायदा है, इसके पास इतना जल्दी प्रॉपर्टी आएगी। और फ्लैट नंबर 609 में ऑलरेडी ये अफवाह होती है कि उसमें भूत है। इसीलिए जानबूझ के मुखर्जी पप्पू से मुलाकात करके वही फ्लैट लेने की डिमांड की। जब डॉक्टर ने मुखर्जी से ये कहा कि शांति ठीक होने में तकरीबन 6 महीने 1 साल लग सकता है, ये सुनकर मुखर्जी बहुत खुश होता है। खैर उसके बाद मुखर्जी एटीएम डब्बे के पास आता है शांति के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, लेकिन पिन नंबर रॉन्ग दिखाने लगता है। फौरन मुखर्जी घर आकर शांति का लैपटॉप ओपन करता है, उसके बैंक अकाउंट में लॉगिन होता है तो शांति के बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस होता है। ये देखकर मुखर्जी के तो होश ही उड़ जाते हैं। मुखर्जी ये सोचने लगता है कि शायद अनन्या ने ये सारे पैसों को चुरा लिया। मुखर्जी अनन्या को कॉल करते रहता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। सो मुखर्जी गन लेकर अनन्या के पास जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले ऑलरेडी अनन्या को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसकी इंक्वायरी करते रहते हैं। अनन्या पुलिस वालों को सारा सब कुछ बता देती है। जब तक मुखर्जी अनन्या के घर आता है, अनन्या अपने घर में होती है। पुलिस वालों ने अनन्या के घर में कुछ कैमरास फिट करके रखा होता है, ये देखने के लिए कि मुखर्जी का अगला स्टेप क्या है। अनन्या ने जो कहा क्या वो सच है। खैर यहाँ आने के बाद मुखर्जी अनन्या से पैसों के बारे में पूछने लगता है कि शांति के अकाउंट में पैसे 0 है, कहाँ पर है, तुमने क्यों चुराया। अनन्या यही बात बताने लगती है कि मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया। मुखर्जी भी बताने लगता है कि उन पैसों के बारे में मुझे और तुमको ही पता है। ऐसा कहते हुए अनन्या पर गन पॉइंट आउट करता है। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान गलती से अनन्या के पैर पर गोली लग जाती है। तभी वहाँ पर शांति के साथ साथ कुछ पुलिस वाले आते हैं। बेचारी शांति मुखर्जी को इस हालत में देखकर पूछने लगती है कि कितने लोगों को ऐसा धोखा दोगे, आख थू छी, तुम किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। इस तरह से उसको डांटने लगती है। पुलिस वाले मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। खैर उसके बाद वो पुलिस वाला शांति और उसके फादर को अपने कैबिन में बुलाता है।
कहने लगता है कि ये मुखर्जी अकेली लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता है। अच्छी जॉब होने की वजह से इस पर कोई भी शक नहीं करता। पिछले 10 सालों में इसने 3 लोगों को धोखा दिया, उन लोगों की प्रॉपर्टी हड़प ली। इसी तरह शांति से भी प्यार करने का नाटक किया, मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसी दरमियान में शांति कहने लगती है शायद इसीलिए उसने हमारे मैरिज फोटोज को भी गायब कर दिया, ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना रहे। पुलिस वाला शांति से पूछने लगता है कि तुमको कब मुखर्जी पर शक हुआ। शांति कहने लगती है कि मैं पहले अपने बगल वाले आंटी अंकुल से बात की, उस फ्लैट के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद मेरे फ्लैट में एक और औरत रहती थी, उससे जा मिली। उस औरत से कुछ बातें पता चली और जिस दिन मुखर्जी दिल्ली गया था उस दिन मैं मुखर्जी के ऑफिस गई थी, तो उन्होंने बताया कि हमने तो मुखर्जी को किसी ट्रिप पर नहीं भेजा। तभी से मुझे मुखर्जी पर शक होने लगा। लेकिन हमारे फ्लैट में कोई है जो मुझे पहले से ही मुखर्जी के बारे में वार्न करते रहे, जैसे मुखर्जी की फोटो को नीचे गिरा देना। उस कमरे की दीवारों पर रन बोल के लिखा था। उस कमरे में मैंने मुखर्जी की स्केच को भी देखा। और जब मुखर्जी दिल्ली गया था उस दिन एक्चुअली दिल्ली नहीं गया था, उसके फेक फ्लाइट टिकट्स मुझे मिले, तो इसीलिए मैंने अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक किया। उसके बाद मैंने आपको इन्फॉर्म किया। तो इसी दरमियान में बेचारा मुखर्जी अनन्या से जा मिला, लेकिन उससे पहले शांति ने अपने अकाउंट में जो सारे पैसे थे वो निकाल चुकी थी। खैर इसके बाद शांति अपने फ्लैट आकर उस लॉक्ड रूम में जाती है। उस रूम में आने के बाद शांति उस बच्चे की आत्मा से बात करने लगती है, उस बच्चे की आत्मा को थैंक्स बोलती रहती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी देखने के बाद हमको ये बात पता चलती है कि बंगाली मूवीज में जो भूत होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते, वो लोगों की हेल्प करने वाले भूत होते हैं। देखा ना आपने, ना कोई खून खराबा, शांति से मामला लिपट गया। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।